चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हम आपको बता चुके थे किसके संबंध में, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता या फिर कहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बता चुके थे। किन किन बातों पर चर्चा हुई थी, तो लास्ट जो क्लास था उसमें हम लोगों ने जाना था क्या क्या हड़प्पा जो नगर था वह मुख्यतः दो हिस्सों में बटा हुआ होता था। एक होता था सीताडेल, जिसको हम लोग दुर्ग के अंतर दुर्ग कहते थे हिंदी में, जो ऊंचा टीला होता था जहां पर क्या बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए जाते थे। ठीक है, 2 मंजिला तक की इमारतें बनाई जाती थी। और दूसरी अगर बात करें तो जिसको लोअर टाउन कहा जाता था। ठीक है, तो आज हम लोग जानने वाले हैं किसके बारे में, तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में? डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, चलिए सबसे पहले लोअर टाउन की बात करें तो द लोअर टाउन एट मोहनजोदड़ो प्रोवाइड्स एग्जांपल ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। जो लोअर टाउन है मोहनजोदड़ो में, उस वो उदाहरण है, समझिए, रेसिडेंशियल यानी कि रहने वाले आवासीय बिल्डिंग भवनों का। ठीक है, मेनी वर सेंटर्ड ऑन अ कोर्टयार्ड। अब देखिए कि अनेक, मैनी वर्ड सेंटर्ड का मतलब ज्यादातर जो भवनें बनाई जाती थी, ज्यादातर जो बिल्डिंगें बनाई जाती थी, उसका क्या होता था, जो सेंटर्ड होता था वो कोर्टयार्ड होता था। कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन या प्रांगण। ठीक है, विथ रूम्स ऑन ऑल साइड्स, जिसके चारों ओर क्या होते थे, सेंटर में क्या होता था, कोर्टयार्ड होता था, और जो कमरे होते थे उसके चारों ओर कमरे होते थे। द कोर्टयार्ड वाज प्रोबेबली द सेंटर ऑफ एक्टिविटी। और ये जो आंगन होता था, यहाँ पर जितने भी एक्टिविटी होते थे, कार्य होते थे, घरेलू कार्य कहिए, वो सारा कुछ उसी आंगन में किया जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट लेकर चलते हैं। was probably the center of activities such as cooking and weaving, जैसे कि कुकिंग खाना पकाना या फिर वीविंग बुनने वगैरह का काम हो गया। पार्टिकुलरली ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर, खास तौर पे विशेष रूप से आंगन में वो लोग काम कब करते थे, तो हॉट और ड्राई वेदर, जब गर्मी का और शुष्क भरा मौसम होता था उस समय। ठीक है, what is also interesting is an apparent concern for privacy। और दूसरी बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि ये प्राइवेसी को लेकर के, किसको लेकर के, प्राइवेसी को लेकर के, ये भवन में काफी ज्यादा प्राइवेसी देखा जाता था। जैसे कि आप इसको समझेंगे, प्राइवेसी को अगर देखना हो तो जो मुख्य दरवाजा होता था भवन का, बिल्डिंग का, वो क्या होता था कि मुख्य सड़कों से, जो मेन रोड होता था उससे नहीं जुड़ा होता था, बल्कि गलियों में मुख्य दरवाजे खुलते थे। जो होता था मुख्य दरवाजा वो कहाँ खुलता था, तो गलियों में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं हम लोग कि इसके और समझने के लिए इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जो मुख्य दरवाजे होते थे वहाँ कहाँ खुलते थे, तो गलियों में। और देखिए ज्यादातर जो भवनें होती थी उसमें क्या कि यह भी देखा गया स्नान घर भी होता था। साथ में क्या होता था कि कुओं का भी निर्माण देखा गया है कि कई सारे कुओं, मतलब जो पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें कुओं के भी प्रमाण मिले हैं बहुत सारे भवनों में। ठीक है, देयर आर नो विंडोज इन द वॉल्स अलोंग द ग्राउंड लेवल। जो ग्राउंड लेवल पर, जो ग्राउंड लेवल पर जो घर यानी कि ग्राउंड फ्लोर जो होता था, पता ही है आपको कि 2 मंजिला तक की इमारतें बनी होती थी। ग्राउंड जो फ्लोर होता था उसमें विंडो यानी कि खिड़कियां नहीं होती थी। ठीक है, ये सारा प्राइवेसी का है। तो बिसाइड्स द मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर और द कोर्टयार्ड। अच्छा, कोर्टयार्ड में, आंगन में जो महिलाएं वगैरह कार्य करती थी या जो लोग काम करते थे, वो अगर मुख्य दरवाजे सड़कों से लगे होते तो सीधे नजर आता, तो वो गलियों पर खुलता था। और गलियों में भी क्या होता था, जो मुख्य दरवाजे होते थे उससे जुड़ा हुआ एक कमरा होता था, जिसको हम आपको मैप पर दिखाते हैं। चलिए मैप पर चलते हैं। सबसे पहले इस मैप को ध्यान से देखिए। ठीक है, इस मैप पर अगर आप गौर से देखेंगे आपको पता चलेगा, जो मेन रोड होता था, देखिए मेन रोड जो है, मेन रोड से क्या होता था, मुख्य दरवाजे नहीं खुलती थी। ये जो मेन रोड देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ जो है मुख्य दरवाजा नहीं खुलता था। और ये देखिए बीच में सेंटर पॉइंट जो नजर आ रहा है, ये जो सेंटर पॉइंट है ये किस चीज का है, ये सेंटर पॉइंट है आपको कोर्टयार्ड। ठीक है, जहां आप देख रहे होंगे बहुत सारे कमरे क्या होते थे, जुड़े रहते थे, चारों ओर से क्या होता था, कमरा। और ये देखिए ये गलियों के पास, ये वाला जो पॉइंट है, ये गलियों के पास क्या होते थे, दरवाजे होते थे। किसके पास होते थे, गलियों के पास। ये दरवाजा हो गया कहाँ, तो गलियों के पास खुलता था। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से अगर कोई व्यक्ति गुजर रहा हो तो सामने उसको क्या, दीवार नजर आता, क्योंकि ये कमरे के बगल से फिर एंट्रेंस होता था अंदर जाने का, कोर्टयार्ड में या फिर और सभी कमरे में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो आर्किटेक्चर है, ये डोमेस्टिक आर्किटेक्चर जिसको हम लोग कह रहे हैं, यानी कि भवनों का निर्माण किस आधार पर किया जाता था और प्राइवेसी को कितना ध्यान में रखा जाता था, इसके बारे में। चलिए देखिए, व्यू ऑफ द इंटीरियर और द कोर्टयार्ड। क्या बोले, डायरेक्ट व्यू नहीं होता था, डायरेक्ट आप देख नहीं सकते थे। ठीक है, आप
से मतलब उस समय के लोग, एवरी हाउसेज हैड इट्स ऑन बाथरूम, और हर एक घर में अपना बाथरूम होता था, पेव्ड विद ब्रिक्स, जिसको क्या पेव्ड, जहाँ क्या बिछाया जाता था, ब्रिक्स, ईंटों को नीचे, ठीक है, नीचे क्या, ईंटों ईंटों को बिछाया जाता, विथ ड्रेन्स कनेक्टेड थ्रू द वॉल, और उन्हीं दीवारों से ड्रेन्स यानी कि नाले जुड़े होते थे, टू द स्ट्रीट ड्रेन्स, कहाँ से, उससे होकर के, जो बाथरूम से होकर के जो ड्रेन यानी कि नाला होता था वो कहाँ, तो बाहर जो सड़कों के किनारे जो ड्रेन्स बना होता था, नाला, उससे जुड़ा हुआ होता था। सम हाउसेज हैव रिमाइंस ऑफ स्टेयरकेस टू रीच अ सेकेंड स्टोरी और द रूफ। अब देखिए कि कुछ घरों में ये भी इसके भी अवशेष मिले हैं कि कुछ घरों में क्या होते थे, तो स्टेयर केस होते थे, यानी सीढ़ियाँ होती थी दूसरे फ्लोर तक जाने के लिए। और आज की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, और कब की बात कर रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं, जो करीब समझिए कि 3000 BC पहले था, यानी कि 3000 ईसा वर्ष पूर्व मौजूद था, ठीक है। और 1900 तक था, 1900 के बाद 1900 के बाद तो ये डिक्लाइन होने लगा। ऑफन ध्यान देंगे क्या, सेकंड स्टोरी और द रूफ, मेनी हाउसेज हैड वेल्स, कई घरों में क्या, किस चीज के साक्ष मिले, तो कुओं के, हम पहले बताएं, ऑफन इन अ रूम दैट कुड बी रीच्ड फ्रॉम द आउटसाइड एंड परहैप्स यूज्ड बाय पासर बाय, और एक कमरा होता था बाहर की ओर, जो पासर बाय, यहाँ जो गुजरने वाले यात्रीगण होते थे या कोई जान पहचान का व्यक्ति, तो उसके लिए बाहर एक कमरा बना होता था। स्कॉलर हैव एस्टिमेटेड दैट द टोटल नंबर ऑफ वेल्स इन मोहनजोदड़ो वाज अबाउट 700। स्कॉलर विद्वानों का यह मानना है कि करीब 700 से ज्यादा क्या था, तो 700 से ज्यादा क्या था, तो कुओं के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर इस प्रकार से था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द मोस्ट एंशियंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड, और अब तक का प्राचीन प्रणाली का, अब तक का सबसे ज्यादा जो प्राचीनतम जो भी प्रणाली था, या कहिए कि शहर बसाने का या शहरों का, वो इस तरह का नहीं हुआ था। चाहे वो मेसोपोटामिया देखिए, या सीरियन सिविलाइजेशन, या इजिप्ट का कोई सिविलाइजेशन देखिए, इस प्रकार का उस समय नहीं था निर्माण, ठीक है, जिस प्रकार का कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत देखा गया है। अबाउट द ड्रेन्स, मैके नोटेड, मैके, ठीक है, वो बताते हैं, मैके क्या हिस्टोरियन है, इट इज सर्टनली द मोस्ट कंप्लीट एंशिएंट सिस्टम एज येट डिस्कवर्ड, अब तक जो पाया गया, अब तक जिसकी खोज हुई है, उसमें सबसे प्राचीन प्रणाली में यह पाया गया है। एवरी हाउसेज वाज कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन, हर एक घर जो था, उसका जो ड्रेन था प्रत्येक घर का, वो किससे, स्ट्रीट ड्रेन से था, यानी गलियों से में जो नाले बनाए गए थे उससे जुड़ा हुआ था। देखिए कितना साफ सफाई का ध्यान रखा जाता था उस समय। द मेन चैनल वर मेड ऑफ ब्रिक्स, और जो मेन चैनल होता था वो क्या चीज से बना होता था, उन नालों का, तो वो बना होता था ईंटों का, सेट इन मोटर एंड वेयर कवर्ड विथ लूज ब्रिक्स दैट कुड बी रिमूव्ड फॉर क्लीनिंग, और वहां पर मेन होल बनाया जाता था, कहिए कि मेन होल बना दिया जाता था, और बाद में इस प्रकार का मेन होल बना दिया जाता था बीच नाले में और नालों के बीच में, ताकि, और उसको लूज रखा जाता था ताकि समय समय पर इसकी सफाई की जा सके, क्या की जा सके, समय समय पर इसकी सफाई की जा सके, ठीक है। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं। About drains removed for cleaning, in some cases limestone was used for the covers, अब कई बार यह देखा जाता था चूना पत्थर का उपयोग किया जाता था उसको ढकने के लिए, उन नालों के मेन होल को, housed and first imputed into a sump or cesspit into which, ध्यान दीजिएगा, cesspit into which solid matter settled while waste water flowed out into the street drain। अच्छा, गलियों में मान लीजिए वेस्टेज के साथ अगर जाता गलियों के नालों में, तो वहाँ क्या होता, धीरे धीरे और ज़्यादा डस्ट बढ़ जाता, फिर वो क्या बंद हो सकता था वो नाले। इसके लिए क्या होता था, घर के पास जो गलियों के पास जो घर के पास जो बनाया जाता था, सबसे पहले नाले को जो कनेक्ट किया जाता था, इस प्रकार का डीच बना दिया जाता था, गड्ढा, जिसमें क्या हो, जो पानी आता था तो पहले इसमें गिरे, जिससे क्या होता था कि सेटल डाउन हो जाता था, जो वेस्टेड होता था वो यहाँ जमा हो जाए, और जो वाटर होता था वो बाहर वाले जो स्ट्रीट में जो गलियों में जो नाले थे उसमें चला जाता था वो पानी, ठीक है। इस प्रकार से निर्माण देख रहे हैं, कितना प्लांट सिविलाइजेशन था यह, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलिए। इनटू सॉलिड, देख रहे हैं, इनटू विच सॉलिड मैटर सेटल्ड विच वेस्ट वाटर फ्लोड आउट इन द स्ट्रीट ड्रेन्स, वेरी लॉन्ग ड्रेनेज चैनल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल विथ सम्प्स फॉर क्लीनिंग। It is a wonder of archaeology that little heaps of material, mostly sand, have frequently been found lying alongside drainage channels. We saw that the debris was not always carted away when the drain was cleared. तो यह होता क्या था, ये यहाँ पर समझाया जा रहा है कि जो जब नालों की सफाई की जाती होगी तो जो सेंड वगैरह होता था उसमें जो सेटल्ड हो जाता था उसको बाहर निकाल करके वहीं पर कई बार रख दिया जाता था, जिसके प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, जिसको संभवतः साफ नहीं किया जाता था कई बार, ठीक है। ये एक रिपोर्ट था मैके के द्वारा,
ठीक है। अर्नेस्ट मेके का, जिसको हम इंडियन सिविलाइजेशन पे, जो 1948 में पब्लिश हुआ था। कब हुआ था? 1948 में पब्लिश हुआ था। ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम आप देखिए, सड़क के बारे में बता चुके हैं कि प्रत्येक घर से, मतलब समझिए प्रत्येक घर सड़कों से जुड़ा हुआ था, गलियां थी, और सड़कों के किनारे क्या था? तो ड्रेन्स बना हुआ था, नाले बने हुए थे। ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम इतना मजबूत था, और इस प्रकार से सड़कों का निर्माण था कि उसकी सफाई भी स्वयं खुद ब खुद हो जाती थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना यह सिविलाइजेशन जो था, और किस प्रकार से ये प्लान किया गया था, सिटी टाउन्स को, शहरों को का निर्माण किया गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। सीताडेल की बात करते हैं हम लोग। लोअर टाउन का बात किए, सीताडेल बता ही दिए कि ऊंचे स्थान पर, यानी कि दुर्ग जैसे एक प्लेटफॉर्म पहले बना दिया जाता था। देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले सीताडेल को अगर समझें तो इस प्रकार का क्या किया जाता था, एक ऊंचा सा प्लेटफॉर्म बनाया जाता था, चबूतरा कह सकते हैं हिंदी में इसको। और यहाँ क्या होता था, सबसे पहले घर नहीं बनता था, क्या बनाया जाता था, पहले सड़कें बना दी जाती थी। ठीक है। वो भी इस प्रकार के, चूंकि आप देख पा रहे हैं कि माउस से कर रहे हैं तो थोड़ा सा टेढ़ा वगैरह बन रहा है, लेकिन सीधा स्ट्रेट सड़कें होती थी, और सड़कों का इस प्रकार से निर्माण होता था जो वो एक दूसरे को समकोण पर, यानी कि राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती थी, काटती थी। ठीक है। और प्रत्येक घर में गलियां या सड़कें, सड़कों से जुड़ा होता, गलियों और सड़कों से प्रत्येक घर जुड़ा होता था। प्रत्येक घर में नाले का निर्माण था, नालों मतलब नालों से या ड्रेन से कनेक्टेड था। समझ सकते हैं। तो अब बात कर रहे हैं द सीटाडेल। बता ही चुके कि ऊंचा चबूतरा वाला इलाका, जहां पर संभवतः जो बड़े ट्रेडर्स होते होंगे, व्यापारी वर्ग रहते होंगे, या फिर शासक वर्ग। शासक वर्ग का उल्लेख हालांकि हड़प्पा सभ्यता में नहीं ज्यादा किया गया है, और ऐसा माना जाता है कि या तो कोई व्यापारी वर्ग शासन करते होंगे, या फिर कौन करता होगा शासन, तो शासन संभवतः पुरोहित, क्योंकि एक स्टेच्यू प्राप्त हुआ है जिसको पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, द सीताडेल को देखते हैं। इट इज ऑन द सीताडेल दैट we find evidence of a structure that were probably used for special public purpose। विशेष प्रकार से इस प्रकार का निर्माण किया जाता सीताडेल का, विशेष रूप से पब्लिक पर्पसेस के लिए। दीज इंक्लूड द वेयर हाउस, जहां क्या क्या होता था इन ऊंचे दुर्ग वाले इलाके में, तो वेयर हाउस होता था। अ मैसिव स्ट्रक्चर ऑफ विच द लोअर ब्रिक पोर्शन रिमाइन, जिसका अभी भी प्रमाण जो है, लोअर ब्रिक अभी भी बहुत सारे मात्रा में मौजूद है। ब्रिक जानते ही हम लोग ईंट के बारे में बात कर रहे हैं। वाइल द अपर पोर्शन प्रोबेबली ऑफ द वुड, और अपर पोर्शन क्या संभवतः लकड़ियों से निर्माण किया जाता था। डिकेड लॉन्ग एगो, चूंकि वह सड़ गया होगा पहले से, तो निचला वाला स्ट्रक्चर अभी तक मौजूद है। एंड द ग्रेट बाथ, और विशाल स्नानागार भी मिला है। कहाँ? तो मोहनजोदड़ो में। ठीक है। ग्रेट बाथ जब भी क्या है तो मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला है इसका साक्ष्य, इसके अवशेष कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ मौजूद है? तो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में। ठीक है। The Great Bath was a large rectangular tank in a courtyard surrounded by a corridor on all four sides. There were two flights of steps on the north and south leading into the tank, which was made of watertight by setting bricks on edge and using the motor off. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, अगर ग्रेट बाथ की बात करें तो इसको सबसे पहले चलिए इरेज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि ग्रेट बाथ का बात हो रहा है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ग्रेट बात। इसके ऊपर जो है ध्यान देंगे कि कुछ कमरे वगैरह भी बने होते थे, और यहाँ पे एक बड़ा सा टैंक होता था, जो मोहनजोदड़ो के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऊंचे वाले सीताडेल में देख रहे हैं आप वेयर हाउस, ठीक है, ट्रेंच है, ये ग्रेट बाथ है। ठीक है। तो संभवतः यहाँ पर शिक्षा वगैरह का भी किया जाता होगा, देख रहे हैं कॉलेज, ठीक है, स्तूप एरिया, ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग देख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो कहां पर थे हम लोग? तो ग्रेट बाथ की बात की, रेक्टेंगुलर टैंक होता था। तो हम लोग देख भी सकते हैं कि ये कैसा टैंक है, रेक्टेंगुलर है। कहां पर मिला है? तो मोहनजोदड़ो में इसके अवशेष हैं। ठीक है। द ग्रेट बाथ वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर। इसके चारों ओर क्या कॉरिडोर बना होता था, ऑल फोर साइड, चारों ओर। देयर वर टू फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, दो तरफ सीढ़ियां थी, ऑन द नॉर्थ एंड द साउथ लीडिंग इनटू द टैंक, जो नॉर्थ ओर से और साउथ ओर से क्या नीचे टैंक की ओर, जहां वाटर आपका होता था पानी, ठीक है, उसकी ओर उतरती थी। संभवतः यहाँ पर स्नान करने के लिए विशेष अवसरों पर लोग आते होंगे। कैसे? तो विशेष अवसरों पर लोग आते होंगे संभवतः। ठीक है। पूजा वगैरह के लिए कह सकते हैं, पूजा पद्धति वगैरह के लिए। द ग्रेट बाथ वाज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, बता चुके आपको। बाय सेटिंग ब्रिक्स ऑन एज, इसके चारों किनारे पर क्या, अच्छा, टैंक के नीचे भी जो वाला जो पोर्शन होता था, यहाँ भी क्या किया जाता था, ब्रिक्स और लाइम स्टोन जो होता है उससे इसको प्लास्टर्ड कर दिया जाता था। ठीक है। और ताकि क्या हो, जो वाटर लीकेज वगैरह नहीं हो। और पास में ही एक कुआं होता था जहां से इसमें पानी लगातार
लाने का प्रावधान था, और जो गंदा वाटर होता था उसको बाहर निकालने के लिए भी ड्रेन्स बने हुए थे। ठीक है, लाइन बाय लाइन लेकर के नहीं चलते हैं, बल्कि एक स्टोरी की तरह आपको बताते चलते हैं ताकि आपको समझ में भी आए, और जहां इंपॉर्टेंट लगेगा वहां लाइन बाय लाइन भी आपको बताते चलेंगे। ठीक है, और आपको बताया कि 8 कमरे लगभग इसके चारों ओर मिले हैं इस लार्ज टैंक के पास। ये जो आपका क्या कहता है, बाथ है, बात से मतलब है कि ये जो सुई क्या कहते हैं, एक प्रकार का ग्रेट बाथ जिसको नाम दिया गया है। ठीक है, विशाल स्नानागार। तो यहाँ देखिए आपको बताए कि यहाँ जो सीढ़ियाँ नॉर्थ ओर से थी और 2 सीढ़ियाँ दोनों ओर से थी। ठीक है, तो ये कहाँ उस टैंक में उतरता था, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कुओं से पानी आता था, ये भी आपको बताए। ठीक है, 8 करीब कमरे बने हुए थे वहाँ पर संभवतः, विथ 8 बाथरूम, 4 on each side of the corridor with drain from each bathroom connecting to a drain that ran along the corridor। जो कॉरिडोर से होकर जाता था, हर एक बाथरूम से क्या था जुड़ा हुआ, तो ड्रेन यानी कि नाले निकले हुए थे। ठीक है, कनेक्टिंग टू अ ड्रेन दैट ran along the corridor। द यूनिकनेस ऑफ द, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The uniqueness of the structure as well as the context of which it was found, the citadel with several distinctive building। अच्छा, ये citadel का जो बात की है, यहाँ पर अनेकों क्या थे, बिल्डिंग्स बने हुए थे, जिसमें हम लोग एक एक बार चलिए इस मैप को भी देख लेते हैं ताकि दिमाग में बैठा रहे हम लोगों का। जैसे ट्रेंच की बात हो रही है, यहाँ ग्रेट कोर्टयार्ड की बात हो रही है, कॉलेज देख पा रहे हैं, डिवाइनिटी स्ट्रीट है, स्तूप एरिया है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, साउथ सेक्शन है ये। ठीक है, वेयर हाउस, व्हीलर्स, डीप ट्रेंच, अलग अलग जगह का अलग अलग नाम दिया गया मॉडर्न के हिसाब से, स्कॉलर के हिसाब से। स्टेयर्स है, ये किस एरिया की बात करें, सीताडेल की बात करें, जो ऊंचे स्थान पर बनाया जाता था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो अगला जो हम लोगों का है, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेज। अच्छा, सोशल डिफरेंस की बात करते हैं, सामाजिक अंतरों की बात करें, तो आज भी हम लोग थोड़ा सा आपको इस चैप्टर पे, इस पॉइंट पर आने से पहले इस बारे में बताना चाहेंगे कि आज भी देखते हैं कि जब मृत्यु हमारे समाज में किसी की हो जाती है, तो उसका जो पद्धति होता है, जिसको हम लोग फ्यूनरल सेरेमनी कहते हैं, अंतिम संस्कार के लिए, तो वो या तो बरीड कर लिया जाता है कुछ समाज के द्वारा, कुछ सोसाइटी में क्या होता है, उसको दफन कर दिया जाता है, और कई सारे सोसाइटी में क्या होता है, उसको जलाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले यह जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मृत्यु उपरांत यानी कि मृत्यु के बाद लोगों को क्या किया जाता था, बरी किया जाता है। इसलिए आप देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहले बात हो रही है बरियल्स की। ठीक है, archaeologists generally use certain strategy to find out whether there were social or economic differences amongst people living within a particular culture। एक विशेष प्रकार का जो यह सभ्यता था, संस्कृति था, इसमें जो लोग रहते थे उनमें सामाजिक या फिर आर्थिक क्या अंतर था उनके बीच में, इसको लेकर के जो पुरातत्वविद हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो कुछ स्ट्रेटजी अपनाते हैं। दीज इंक्लूड स्टडिंग बरियल्स, सॉरी। तो इसमें क्या शामिल है, बरियल्स का भी, यानी कि जो कब्र होता था, उसका भी जो है स्टडी शामिल है। किनके द्वारा, तो आर्कियोलॉजिस्ट जो करते थे। यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द मैसिव पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। हम लोग जानते हैं कि जो पिरामिड, इजिप्ट में जो पिरामिड्स वगैरह है, उसके नीचे क्या, तो जो डेड बॉडी होता था, ममीज रखा जाता था। सम ऑफ विच वर कंटेम्परेनर्स विथ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ऐसा ही कुछ हड़प्पन सभ्यता में था, लेकिन वहाँ पिरामिड बनाया जाता था, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं बनाया जाता, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता था। मेनी ऑफ दिस पिरामिड वर रॉयल बरियल्स, कहाँ, तो वहाँ पर होता था। वेयर इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ वाज बरीड। ये इजिप्ट की बात हो रही है। तो इजिप्ट में जो पिरामिड होता था, वहाँ पर जो डेथ किंग वगैरह जो डेथ करते थे, उनके मृत्यु उपरांत उनको क्या किया जाता था, एक स्ट्रक्चर पिरामिड टाइप का बनाया जाता था। ठीक है, और उसके अंदर उनको बड़ी किया जाता, उनके साथ क्या किया जाता, बहुत सारा धन भी रख दिया जाता था, क्योंकि उन लोगों में एक आस्था थी, एक विश्वास था, उन लोगों का ट्रस्ट था कि एक दिन क्या होंगे, ये जीवित होंगे, तो फिर इन्हें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एट बरियल्स इन हड़प्पा साइट्स द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स। इनको गड्ढे में लिटाया जाता था, खासतौर पर जैसे कब्र में आज के डेट में आप कुछ जो मुस्लिम समाज के लोगों में देखते होंगे कि मृत्यु उपरांत क्या किया जाता है, तो दफन कर दिया जाता है मिट्टी में सीधे सिंपली। समटाइम्स देयर वर डिफरेंसेस इन वे द बरियल पीट वाज मेड। कुछ में क्या होता, थोड़ा अंतर होता था इन प्रकार के गड्ढों में दफन करने का। इन सम इंस्टांसेस द होलोड आउट स्पेसेस वर लाइंड विथ ब्रिक्स। जो पवित्र जगह होता था उसको क्या किया जाता था, तो ब्रिक्स से बिछा दिया जाता था, चारों ओर से घेर दिया जाता। कुड दिस वेरिएशन बी एन इंडिकेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस। हो सकता है यह, यहाँ पर एक एनसीईआरटी के द्वारा एक क्वेश्चन किया जाए, क्या उनके बीच में ये दर्शाता है सामाजिक अंतर को,
वी आर नॉट श्योर, इसके बारे में कोई सुनिश्चित नहीं है। इसके बारे में सही सही कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि कुछ जगहों पर जो मिले हुए हैं बरियल्स, ठीक है, तो वहां पर क्या है, सिंपली क्या दफन कर दिया जाता था, कुछ जगह पर होलो स्पॉट बना दिया जाता था ब्रिक्स को लेकर के, यानी कि ईंटों को बिछा करके। सम ग्रेव्स कंटेन पोट्री एंड ऑर्नामेंट्स। अच्छा, कुछ ग्रेव्स में, कुछ कब्र में ये भी देखा गया कि बर्तन वगैरह भी, पॉटरी वगैरह भी, ऑर्नामेंट जेवरात वगैरह भी, परहैप्स इंडिकेटिंग अ बिलीफ, संभवतः इससे एक विश्वास नजर आता है उन लोगों में जो था, दैट दिस कुड बी यूज्ड इन द आफ्टर लाइफ। जो लोगों के मन में होता होगा संभवतः, या इन लोगों का विचार होगा कि जीवन के बाद भी कोई एक जीवन होता है, ठीक है, मृत्यु उपरांत भी कोई जीवन होता है, जिसमें संभवतः इन चीजों की आवश्यकता पड़े। ऐसा स्कॉलर्स का मानना है, हिस्टोरियन का मानना है, ठीक है। ज्वेलरी हैज बीन फाउंड इन बरियल्स ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन, औरतों के भी पुरुषों के भी ज्वेलरी भी प्राप्त हुए हैं। इन फैक्ट द एक्सकेवेशन एट द सिमेट्री इन हड़प्पा इन द मिड 1980 एन ऑर्नामेंट कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्टील रिंग। अच्छा, एक फैक्ट के अनुसार एक एक्सकेवेशन का उत्खनन के द्वारा जब प्राप्त किया गया, एक हड़प्पन जो क्या कहते हैं, जब कब्र का ये उत्खनन किया गया तो उसमें ऑर्नामेंट थे जिसमें 3 सेल रिंग्स थे। क्या थे? 3 सेल रिंग्स थे। जास्पर, अ काइंड ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन, जो थोड़ा सा मूल्यवान होता है पत्थर, बीड था, मोतियां थी, एंड हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स, और छोटी छोटी बहुत सारी क्या थी, मोतियां थी। वाज फाउंड नियर द स्कल, खोपड़ी के आसपास पाया गया, स्कल के आसपास पाया गया, ऑफ मेल, ठीक है। इन सम इंस्टांसेस द डेड वर बरीड विथ कॉपर मिरर। अच्छा, कुछ जगहों पर यह भी मिला है कॉपर मिरर के साथ, मतलब जो डेथ करते थे, जिनकी मृत्यु होती थी, उनके साथ क्या कर दिया जाता था, तो जो कॉपर का मिरर होता था वो भी मतलब रख दिया जाता था उनके कब्र में। ये एक तस्वीर देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर, यह है कॉपर मिरर, ठीक है, संभवतः जो चेहरे देखने के काम में आता होगा उनका, ठीक है। लग्जरीज की बात करेंगे हम लोग, अगला टॉपिक हम लोगों का है लग्जरीज। दूसरा जो स्ट्रेटजी होता है आर्कियोलॉजिस्ट का, वो कैसे पहचानते हैं किसी भी चीज़ों के बारे में, तो स्ट्रेटजी देखिए, आइडेंटिफाइंग सोशल डिफरेंसेस इज टू स्टडी आर्टिफैक्ट्स। उस समय का जो आर्टिफैक्ट्स था, जो वस्तुएं उपयोग में आती थी, ठीक है, उसका अध्ययन करके, विच आर्कियोलॉजिस्ट ब्रॉडली क्लासीफाई एज यूटिलिटेरियन एंड लग्जरी। अब जिसको वो कैसे पहचानते हैं कि क्या उपयोगिता थी उसकी, किस प्रकार से उपयोगी था, या किस प्रकार से उसका लग्जरीज में यूज किया जाता होगा, आरामों में, सुकून, आरामदायक जीवन में। द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज, पहला कैटेगरी में आता था जिसको हम यूटिलिटेरियन के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें ये आता था क्या, जो डेली लाइफ में जो यूज होता था उन ऑब्जेक्ट्स को रखा जाता था, ठीक है। फेयरली इजीली आउट ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल सच एज स्टोन और क्ले, वो किस चीज से बने होते थे मुख्य रूप से, तो या तो स्टोन का, पत्थर का बना होता था, या फिर मिट्टियों का बना होता था। दीज इंक्लूड कर्ड्स, पॉटरी, नीडल्स, फ्लेस रबर्स, बॉडी स्क्रबर्स एटसेट्रा, ये सब मौजूद है जो डेली लाइफ में वो लोग यूज करते थे। आर यूजुअली फाउंड इन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेटलमेंट, जितना भी सेटलमेंट था, जितना भी वो कस्बा था जहाँ जहाँ लोग निवास करते थे, वहाँ ये सब स्कैटर्ड है, बिखरे पड़े हुए इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट एज्यूम ऑब्जेक्ट वर लग्जरीज इफ दे आर रेयर और मेड फ्रॉम कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल। अच्छा, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते थे लग्जरीज आइटम के अंतर्गत उसको रखते थे जो कॉस्टली होते थे, कॉस्टली मटेरियल के बने होते थे, ठीक है, या फिर उस एरिया में जो नहीं मतलब मौजूद होता होगा, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट एज्यूम ऑब्जेक्ट फॉर लग्जरी इफ दे आर रेयर और मेड फ्रॉम कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल, जो उसके आसपास नहीं मिलता हो परंतु वहां पर मौजूद है, उससे बना हुआ ऑर्नामेंट या उससे बना हुआ ऑब्जेक्ट, तो इससे पता चलता था कि वो रेयर मटेरियल जो वहां मौजूद नहीं हो, अब वो मिल रहा है, तो इसको लग्जरीज के अंतर्गत रखा जाता था, ठीक है। 10 लिटिल पॉट्स ऑफ फेंस, अ मटेरियल मेड ऑफ ग्राउंड सैंड और सिल्का मिक्स्ड विद कलर एंड गम एंड देन फायर्ड। और एक विशेष प्रकार के, जैसे एक बर्तन का हुआ है जिसको फेंस किया गया है, एक मटेरियल मेड है, पदार्थ का बना हुआ है, ग्राउंड सैंड, जिसमें क्या मौजूद है, ग्राउंड सैंड है, सिल्का और कलर है और कुछ गोंद, गम गोंद, और उसके बाद उसको पकाया जाता था, पका करके उसको तैयार किया जाता था, किसको, तो यहाँ देख रहे हैं अफेनेस पॉट, ये जो बर्तन देख रहे हैं, ठीक है, ये हड़प्पा कालीन ही है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंतर्गत ही था, ठीक है। वर प्रोबेबली कंसिडर प्रीसियस बिकॉज दे वर डिफिकल्ट टू मेक, क्योंकि ये मूल्यवान के अंतर्गत इसलिए क्योंकि इसको बनाना काफी डिफिकल्ट, कठिन होता था। द सिचुएशन बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन वी फाइंड व्हाट सीम टू बी आर्टिकल्स ऑफ डेली। देन देखिए सिचुएशन थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जटिल हो जाता है, जब हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं, टू बी आर्टिकल्स ऑफ डेली, व्हेन वी फाइंड व्हाट सीम टू बी आर्टिकल ऑफ डेली, जब हम पाते हैं कुछ प्रकार, विशेष प्रकार के आर्टिकल, वस्तुओं को
जो डेली यूज के होते थे, सच एज स्पाइंडल होल्ड्स मेड ऑफ रेयर मटेरियल सच एज फेंस। फेंस से बना हुआ होता था क्या? स्पाइंडल होल्ड्स। डू वी क्लासिफाई दीज एज यूटिलिटियन और लग्जरीज? क्या हम इसको पता कर सकते हैं कि ये यूटिलिटियन यानी कि ऑर्डिनरी यूज में होता था, यानी कि डेली वाइज यूज में, या फिर लग्जरीज के अंतर्गत? तो थोड़ा ये मुश्किल होता है, जटिल हो जाता है, क्योंकि कुछ चीजें रेयर होती थी। ठीक है, चलिए अगर हम स्टडी करें, यहाँ पर थोड़ा सा देख रहे होंगे, हॉर्ट्स आर ऑब्जेक्ट केप्ट केयरफुली बाय पीपल। हॉर्ट्स एक ऐसा वस्तु होता था जो ध्यानपूर्वक लोगों के द्वारा रखा जाता, ऑफन इनसाइड कंटेनर्स such as pots, such as hoards can be jewelry or metal objects saved for reuse by metal workers. Reuse by metal. If for some reason the original owners do not retrieve them, they remain where they are left till some archaeologist finds them. अब हॉर्ड्स क्या होता था? कुछ वस्तुओं को सेव करके रखने के लिए क्या किया जाता था? कुछ बर्तन में रख दिया जाता था, एक मजबूत प्रकार के बर्तन, और उसको ग्रेव कर दिया जाता था। कई बार अगर होता क्या था कि जब मान लीजिए वो लोग नहीं उपयोग कर सके या किसी और को नहीं बता पाए, तो वो उसी के अंदर दफन ही रह जाता था, जो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा बाद में क्या हुआ? रिमाइंस के रूप में प्राप्त हुआ है। If we study the distribution of such artifacts, we find the rare objects made of valuable material are generally concentrated in large settlements like Mohenjo-daro and Harappa. अगर हम लग्जरीज वाला आइटम का बात करें, वैसा आर्टिफैक्ट का बात करें, यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि ऐसे वस्तु जो वैल्यूएबल मटेरियल से बने होते थे, वो खासतौर पर बड़े जो सेटलमेंट्स होते थे जैसे मोहनजोदड़ो या हड़प्पा, वहां पर ये आर रेयरली फाउंड इन द स्मॉलर सेटलमेंट, वहां पाए जाते थे। छोटे मोटे सेटलमेंट यानी कि कस्बों में नहीं पाए जाते थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिनिएचर पोर्ट्स ऑफ हैंड्स परहैप्स यूज्ड एज परफ्यूम बॉटल, इसका संभवतः परफ्यूम बॉटल के रूप में यूज होता, आर फाउंड मोस्टली इन मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा एंड देयर आर नन फ्रॉम स्मॉल सेटलमेंट। लेकिन छोटे छोटे सेटलमेंट में नहीं पाया गया, जैसे कि कालीमंगन में नहीं मिला है। गोल्ड टू वाज रेयर, गोल्ड भी रेयर हुआ करता था, होता था उस समय। एंड एज और आज भी रेयर ही है, आसान तो नहीं है, सभी लोग तो गोल्ड का हर चीज उपयोग नहीं कर सकते हैं। एंड एज एट प्रेजेंट प्रोबेबली प्रीसियस ऑल द गोल्ड ज्वेलरी फाउंड एट हड़प्पा साइट वाज रिकवर्ड फ्रॉम हॉर्ड्स, जो हॉर्ड से ही एक प्रकार का बक्सा या फिर एक प्रकार का बर्तन जिसमें रख दिया जाता था जेवरों वगैरह को छुपा करके, दबा करके जमीन के अंदर, इसको हॉर्ड्स कहा जाता था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इससे मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा और ज़्यादा काम करने में आनंद आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।